प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय प्रथम प्रश्न पत्र प्रारंभिक समष्टि आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत केन्स का रोजगार तथा आय का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके भाग एक में हमने प्रभावपूर्ण मांग के बारे में पढ़ा था। केन्स के अनुसार किसी देश में एक विशेष समय पर राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। अगर प्रभावपूर्ण मांग में कमी होती है तो मांग में कमी होने से उत्पादन हतोत्साहित हो जाता है तथा उत्पादन एवं आय दोनों में गिरावट हो जाती है और इसलिए रोजगार भी गिर जाता है। इसके विपरीत अगर प्रभावपूर्ण मांग या इफेक्टिव डिमांड में वृद्धि होती है तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है और इनके बढ़ने से उत्पादन और आय दोनों बढ़ते हैं और रोजगार में भी वृद्धि होती है। परंतु प्रभावपूर्ण मांग निर्धारित कैसे होती है? हमने देखा था कि जहाँ समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है वहाँ प्रभावपूर्ण मांग या इफेक्टिव डिमांड निर्धारित होती है। और यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो समस्त मांग फलन और समस्त पूर्ति फलन जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु पर जो समस्त मांग का मूल्य होता है वो प्रभावपूर्ण मांग कहलाता है। तो साम्य निकालने के लिए या संतुलन की स्थिति निकालने के लिए हमें समस्त मांग फलन और समस्त पूर्ति फलन को समझने की आवश्यकता है। इस वीडियो के जरिए हम पहले समग्र पूर्ति फलन का विस्तार से अध्ययन करेंगे क्योंकि संतुलन निर्धारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी वस्तु के उत्पादक रोजगार देते हैं श्रमिकों को। किस लिए रोजगार देते हैं वो? जिससे कि वो लाभ कमा सकें, इसीलिए वे उत्पादन करते हैं। तो जब उत्पादक श्रम को रोजगार पर लगाता है तो उसे रोजगार के प्रत्येक स्तर पर श्रम तथा उत्पादन के अन्य सहयोगी साधनों के लिए लागत लगानी पड़ती है। उत्पादन में कई उत्पादन के साधन काम में आते हैं: श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम और संगठन। अगर उत्पादक इन उत्पादन के साधनों को उपयोग में लेता है तो उनको पेमेंट भी करना पड़ता है और इस तरह से बिना लागत के कोई भी उत्पादक उत्पादन नहीं कर सकता है। जितने अधिक श्रमिक वो लगाएगा उतनी ही लागत भी अधिक आएगी। अन्य उत्पादन के साधनों के लिए भी यही लागू होता है। रोजगार श्रमिकों की लागत है कि यदि श्रमिकों को उत्पादन के कार्य में लगाया जाता है, उनको रोजगार दिया जाता है तो उनको जो पेमेंट किया जाता है वो लागत आती है। तो जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे लागत भी बढ़ती जाती है। इसलिए हम कहते हैं रोजगार के प्रत्येक स्तर पर अलग अलग स्तर रोजगार के हो सकते हैं श्रमिकों की संख्या के आधार पर। यदि श्रमिकों की संख्या अधिक लगाई जाती है तो रोजगार का स्तर अधिक होता है और यदि श्रमिकों की संख्या कम लगाई जाती है तो रोजगार का स्तर भी कम होता है। अब ये जो लागत है इसमें लाभ भी शामिल होते हैं क्योंकि उद्यमी बिना लाभ के कोई उत्पादन नहीं करता, पर लाभ की कोई सीमा भी नहीं होती है। तो इसलिए सामान्य लाभ को हमारे विश्लेषण में हम शामिल कर रहे हैं। तो जब हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं तो एक सामान्य लाभ ये शब्द हम काम में लेते हैं।
इसका तात्पर्य है कि कुल लागत में जो लाभ शामिल किया जाए जिससे कि उत्पादक को हानि न उठानी पड़े। तो उस स्थिति में यह उसकी लागतों को पूरी तरह से कवर कर लेता है और उसका लाभ भी उसमें शामिल हो जाता है। तो इस तरह से जो कुल लागत की हम यहाँ बात कर रहे हैं उसमें न सिर्फ श्रमिकों को जो पारिश्रमिक दिया जा रहा है उसके अलावा उत्पादक का सामान्य लाभ भी शामिल है। जब तक उत्पादक को अपने उत्पादन को बेचने से कम कुल लागत के बराबर राशि प्राप्त नहीं होती है तब तक कोई भी उत्पादक उत्पादन नहीं करना चाहेगा। यहीं पे सामान्य लाभ जोड़ने का कारण भी समझ में आ जाता है कि उत्पादक को यदि अपने पारिश्रमिक नहीं मिलता है, अपने कार्य का पारिश्रमिक नहीं मिलता है तो भी वो उत्पादन नहीं करना चाहेगा और जितनी भी लागत है, कुल लागत है उसकी, सभी उत्पादन के साधनों को मिलाकर जो लागत है उसके साथ सामान्य लाभ को जोड़कर जितनी लागत आती है वो यदि उसको प्राप्त नहीं हो जाती है तो वह उत्पादन नहीं करेगा। इससे निकल के आता है कुल पूर्ति कीमत। ये एक अवधारणा है जो पूर्ति से संबंधित है। जब हम समग्र पूर्ति फलन की बात करते हैं तो उसको हम बिना कुल पूर्ति कीमत को समझे हुए नहीं कर सकते हैं। जैसा पहले वीडियो में हमने देखा था कि समष्टि अर्थशास्त्र में जब हम मांग और पूर्ति की बात करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में या सामान्यतया जो मांग और पूर्ति की बात की जाती है उससे ये थोड़ी सी भिन्न होती है। यहाँ पे जो अवधारणा काम में ली जा रही है वो है कुल पूर्ति कीमत, जबकि मांग और पूर्ति की व्यष्टि अर्थशास्त्र में और सामान्यतया जो हम अवधारणा पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं अलग अलग कीमत पर वस्तु की मात्रा या पूर्ति। अब यहाँ दोनों चीज़ें ही एक साथ शामिल हो गई हैं, पूर्ति के साथ ही कीमत भी इस अवधारणा में शामिल है। अलग अलग नहीं है दोनों, पूर्ति और कीमत ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि इस अवधारणा में दोनों शब्द एक साथ शामिल हो गए हैं, पूर्ति और कीमत। तो कुल पूर्ति कीमत क्या होती है या एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या होता है? जो अभी हमने बात की कि उत्पादक यदि संपूर्ण लागत को की राशि जितनी राशि प्राप्त नहीं कर लेता है वस्तुओं के विक्रय से तो वो उत्पादन नहीं करेगा। तो दूसरे शब्दों में हम इसे कैसे कह सकते हैं? उत्पादक को रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से जो न्यूनतम आय अवश्य प्राप्त होनी चाहिए उसे कुल पूर्ति कीमत कहते हैं। जो पूर्ति कर रहा है उसकी कितनी कीमत है, उससे कितनी आय प्राप्त हो रही है, उसका कितना मूल्य है। न्यूनतम मूल्य एक होता है जिससे कम मूल्य प्राप्त होने पर उत्पादक उत्पादन नहीं करता है और वही कहलाता है कुल पूर्ति कीमत। यह मुद्रा की वह न्यूनतम मात्रा है जो श्रमिकों की एक निश्चित संख्या पर उत्पादन कार्य में व्यय होती है और कुल उत्पादन लागत की द्योतक है। तो संक्षेप में सारी बात इस सेंटेंस में आ जाती है कि यह मुद्रा की मात्रा है, वह न्यूनतम मात्रा है जो श्रमिकों की एक निश्चित संख्या पर, क्योंकि संख्या बढ़ने घटने से ये बढ़ जाएगी घट जाएगी, उत्पादन कार्य में व्यय होती है और कुल उत्पादन लागत की द्योतक है। इतनी उसे अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए। तो यह आय भी है जो उसे प्राप्त होनी चाहिए और लागत भी है जो कि उसकी आ रही है उत्पादन कार्य में। इसी को यदि हम तालिका के रूप में दिखाएं तो ये कहलाती है समग्र पूर्ति अनुसूची या एग्रीगेट सप्लाई
स्केड्यूल। एक तालिका के रूप में, किस रूप में दिखाते हैं हम इसे? रोजगार से संबंधित करते हैं। रोजगार तथा कुल पूर्ति कीमत, इन दोनों के संबंध को हम तालिका के रूप में दर्शाते हैं, तो ये कहलाती है कुल पूर्ति अनुसूची या समग्र पूर्ति अनुसूची। जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाती है या रोजगार का स्तर बढ़ाया जाता है, समग्र पूर्ति कीमत या कुल लागत भी बढ़ती जाती है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि समग्र पूर्ति या एग्रीगेट सप्लाई को हम AS से दिखाएं तो यह किसका फलन है? N का फलन है। समग्र पूर्ति कुल रोजगार का फलन है। N से रोजगार दिखा रहे हैं और AS से समग्र पूर्ति दिखा रहे हैं। यदि नकद मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बढ़ती नहीं है मजदूरी, जैसे रोजगार जैसे जैसे अधिक उत्पादन बढ़ने से बढ़ता है, तो सामान्यतः नकद मजदूरी में वृद्धि होनी चाहिए, परंतु हम अध्ययन की दृष्टि से मान लेते हैं सुगमता के लिए कि नकद मजदूरी स्थिर है। तो उस स्थिति में किस प्रकार से रोजगार बढ़ने पर समस्त पूर्ति कीमत या कुल पूर्ति कीमत या समग्र पूर्ति कीमत में वृद्धि होती है। जब कोई भी श्रमिक काम में नहीं लिया जा रहा है, ज़ीरो है रोजगार का स्तर, उस स्थिति में समग्र पूर्ति कीमत भी ज़ीरो है। जब ये बढ़ के 10 हो जाता है तो समग्र पूर्ति कीमत 110 हो जाती है। जब ये 20 हो जाता है तो ये 220, ये 30 हो जाता है तो 330, 40 हो जाता है तो 440 और 50 हो जाता है तो 550। इस प्रकार से जैसे जैसे रोजगार बढ़ता चला जा रहा है, नीचे की ओर हम जाते हैं तो रोजगार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे समग्र पूर्ति कीमत भी बढ़ती जा रही है। इनके बीच में सीधा संबंध पाया जाता है। एक अवधारणा होती है कुल पूर्ति वक्र या एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अर्थशास्त्र की यही विशेषता है कि सामान्य रूप से सामाजिक विज्ञान में हम तालिकाओं, वक्रों इत्यादि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, पर अर्थशास्त्र ने मांग पूर्ति जैसे मनोवैज्ञानिक घटकों, सामाजिक अवधारणाओं को भी बहुत ही बखूबी से तालिकाओं, चित्रों, संख्याओं के माध्यम से एनालाइज किया है और इस तरह से सब्जेक्ट को काफ़ी एक्यूरेसी प्रदान की है। तो रेखा चित्र जो होता है वो एक रेखा चित्र कहते हैं 100 शब्दों के बराबर होता है। रेखा चित्र में सभी चीज़ बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाती है। रेखा चित्र के रूप में जब हम कुल पूर्ति फलन को दर्शाते हैं तो ये कहलाता है कुल पूर्ति वक्र या एग्रीगेट सप्लाई कर्व। यह वह वक्र है जो कुल पूर्ति कीमत या विक्रय से न्यूनतम प्रत्याशित आय तथा रोजगार के स्तर में संबंध व्यक्त करता है। अर्थात कुल पूर्ति कीमत को दूसरे रूप में हम क्या कह सकते हैं? विक्रय से न्यूनतम प्रत्याशित आय। वस्तुओं के विक्रय से जो आशा करता है, अनुमान लगाता है उत्पादक कि इतनी आय न्यूनतम अवश्य हो जाएगी, वह विक्रय से न्यूनतम प्रत्याशित आय या कुल पूर्ति कीमत कहलाती है। इसके और रोजगार के स्तर के संबंध में व्यक्त करता है ये वक्र। चित्र 1 में से दर्शाया गया है। AS से हम दिखा रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई। स्थिर नकद मजदूरी की स्थिति में यदि हम देखें तो यह 0 से लेके F तक, O से F कह सकते हो आप, O से लेके F तक लगातार ऊपर की ओर उठ रहा है। F बिंदु तक लगातार ऊपर की ओर ये उठ रहा है और उसके पश्चात
यह y अक्ष के समानांतर हो जाता है। ये आपका y अक्ष है, तो y अक्ष के समानांतर हो जाता है यहाँ जाके। F बिंदु जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट या पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्रकट करता है। NF क्या है? NF है रोजगार का स्तर जब पूर्ण रोजगार है अर्थव्यवस्था में। तो हम देख रहे हैं NF रोजगार का जब स्तर होता है तो AS वक्र सीधा उठता हुआ हो जाता है, y अक्ष के समानांतर हो जाता है। y अक्ष पे हम क्या ले रहे हैं? न्यूनतम प्रत्याशित बिक्री आय या जिसको हम कहते हैं समग्र पूर्ति कीमत। इस तरह से हम इस चित्र के अंदर स्थिति देख सकते हैं। जब तक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार से कम की स्थिति पाई जाती है, तब तक कुल पूर्ति कीमत तथा रोजगार की मात्रा बढ़ रहे हैं। इसलिए F बिंदु तक AS रेखा ऊपर की ओर उठ रही है। परंतु F बिंदु के पश्चात पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होने के फलस्वरूप AS वक्र y अक्ष के समानांतर सीधी रेखा हो गया है। जब पूर्ण रोजगार की स्थिति ही पहुंच गई है और रोजगार दिया ही नहीं जा सकता, तब रोजगार और प्रदान करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। परंतु जो प्रत्याशित आय है वो लगातार बढ़ती चली जाती है, इसमें वृद्धि होती रहती है, रोजगार में कोई वृद्धि नहीं होती है। यह तो केन्स के द्वारा दी गई व्याख्या थी, परंतु केन्स के उपरांत उसके समर्थक आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कुल पूर्ति वक्र द्वारा वास्तविक आय तथा कुल प्राप्तियों में संबंध स्थापित किया। अब इन्होंने वास्तविक आय से संबंध स्थापित किया है, न कि रोजगार से। एक तो होती है आय मुद्रा के रूप में जिसे हम मापते हैं, और दूसरी होती है वास्तविक आय। वास्तविक शब्द जब काम में लिया जाता है तो वस्तुओं और सेवाओं की स्थिति का द्योतक होता है। अब आय कैसे वस्तुओं और सेवाओं की स्थिति की द्योतक हो सकती है? जब हम यह देखें कि वो आय कितनी मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकती है, और किसका प्रभाव पड़ता है कि कितनी मात्रा में दी हुई आय कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदेगी, वह निर्भर करता है वस्तुओं की कीमत के ऊपर। तो यदि हम मौद्रिक आय को कीमतों से भाग दे दें तो हमारे पास वास्तविक आय आ जाती है। y से अगर आय दिखाते हैं और p से कीमत, तो y को जब p से भाग दे देते हैं तो वो हो जाती है वास्तविक आय। तो उन्होंने एक आधार वर्ष लेकर कीमतों के प्रभाव को हटाकर, मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर वास्तविक आय की गणना करके और कुल प्राप्तियों और वास्तविक आय के बीच में संबंध स्थापित किया है, जिसको हम अभी चित्र 2 में देखेंगे। एक्स अक्ष पर उन्होंने रोजगार के स्थान पर वास्तविक आय या उत्पादन के मूल्य को प्रकट किया है। पहले जो हमने चित्र देखा था उसमें एक्स अक्ष पे हमने रोजगार दिखाया था, अब यहाँ पे वे वास्तविक आय या उत्पादन के मूल्य को दिखा रहे हैं। ये चित्र 2 है। इस चित्र 2 के अंदर देख रहे हैं हम एक्स अक्ष पर वास्तविक आय दर्शाई गई है और वाई अक्ष पे कुल प्राप्तियां दर्शाई गई हैं, और इस तरह से इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित किया गया है। यह आय के निर्धारण में सहायक हुआ। जैसे पूर्व चित्र था उसमें AS या एग्रीगेट सप्लाई या समग्र पूर्ति रोजगार के निर्धारण में सहायक हो सकती है संतुलन की स्थिति में, जब
समग्र पूर्ति और समग्र मांग एक दूसरे के बराबर होती हैं। और जब हम वास्तविक आय लेते हैं तो हम इस प्रकार से संतुलन में आय के निर्धारण में सफल हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था में कुल पूर्ति कीमत तथा कुल वास्तविक आय बराबर होते हैं। इसलिए कुल पूर्ति वक्र को 45 डिग्री पर झुकी हुई रेखा के रूप में प्रकट किया जा सकता है। जो कुल वास्तविक आय है वही क्या बन जाती है, पूर्ति कीमत भी बन जाती है। इसलिए दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जब हम x अक्ष पर वास्तविक आय लेते हैं तो हम समग्र पूर्ति वक्र या AS को किस प्रकार से दिखाते हैं, 45 डिग्री की रेखा के रूप में। इस रेखा की ये विशेषता है कि इसकी दूरी x अक्ष और y अक्ष दोनों से बराबर होती है। जैसे x अक्ष पे A बिंदु में 100 है तो y अक्ष पे भी 100 है। B बिंदु पर x अक्ष पे 200 है तो y अक्ष पे भी 200 है। C बिंदु पर x अक्ष पे 300 है तो y अक्ष पे भी 300 है। तो इस प्रकार से 45 डिग्री की झुकी हुई रेखा के रूप में AS या समग्र पूर्ति वक्र या कुल पूर्ति वक्र को दर्शाया जा सकता है। इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर आय तथा प्राप्तियों के समान मूल्य को, इस रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है वो किन का समान मूल्य प्रकट करता है, आय तथा प्राप्तियों का। जैसा भी हमने देखा A बिंदु की स्थिति, ऐसी सभी बिंदुओं की स्थिति हम देख सकते हैं। इस प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस तरह से एग्रीगेट सप्लाई या समग्र पूर्ति वक्र को दिखलाया था। धन्यवाद।